मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हैं। पहले बताओ, कोई भी बताओ, बच्चा स्टार्ट करो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, उसमें क्या होता है? कोई लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, एग्जिट और एंट्री फ्री रहती है। नो। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट तो होता है इसमें। फिर परफेक्ट और इसमें क्या फर्क हुआ, अगर फ्री एंट्री और एग्जिट है तो? मैम इसमें प्रोडक्ट जो हेट्रोजीनियस होता है। हाँ, वो प्रोडक्ट इज हेट्रोजीनियस, यस। और फर्म्स हमारी लार्ज नंबर होती है, ठीक है जी। सबका छोटा छोटा शेयर होता है। क्वालिटी में और शेप में इनके डिफरेंस होता है, एक जैसे गुड्स नहीं होते। इनका क्वालिटी, शेप वगैरह डिफरेंट रहेगा। ओके। एंड क्वालिटी और यस शेप वगैरह डिफरेंट रहता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहता है। ये कॉन्सेप्ट दिया है चैम्बरलिन ने, CHAMBERLIN, चैम्बरलिन। ओके। लैक यस ऑफ मैम। नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को फुल नॉलेज नहीं है। परफेक्ट में सब कुछ फ्री होता था, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी होती है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में बताना है ना मेरा प्रोडक्ट आपसे कैसे डिफरेंट है। सो मोनोपोलिस्टिक में ये सब फीचर्स है आपके। और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी रहेगी, इग्नोरेंस ऑफ, थोड़ी थोड़ी इग्नोरेंस भी होती है बायर को, ठीक है जी। तो ना इसमें फ्रीडम है एंट्री की ना एग्जिट की, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो जो आकांक्षा ने फ्री बोल दिया था, नो रिस्ट्रिक्शन बोला था, वो गलत पॉइंट है। सो परफेक्ट और इसमें फिर फर्क क्या हुआ, इसमें सब कुछ सम सम आएगा। सम रिस्ट्रिक्शन, सम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, इग्नोरेंस ऑफ बायर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। समझ गए? लैक ऑफ नॉलेज यस मैम। रहता है इसमें भी थोड़ा सा। ओके। यस हाँ, मैम। जो यस मैम। कंपनीज है वो फ्री एंट्री और एग्जिट कर सकती हैं। और फर्म जो है यहाँ पर प्राइस मेकर है। थोड़ा सा प्राइस आपके कंट्रोल में होता है, थोड़ा सा, इसमें सब चीजों में थोड़ा थोड़ा आएगा। तो आप पूरा 100% प्राइस टेकर नहीं होते हो, आप थोड़े से प्राइस मेकर होते हो। मतलब ये भी नहीं करना आपने एकदम से बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर लिया। कॉम्पिटिटर्स को देखोगे ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस प्रोडक्ट है, तो 10-20 रुपए ऊपर नीचे आपके चलते हैं। सो हेयर यू आर द प्राइस मेकर। और ये परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का मिश्रण है। इट इज अ मिश्रण ऑफ बोथ। ओके। इनके अंदर जो, यस लेकिन जो कंपटीशन होता है वो प्राइस का नहीं होता। प्राइस में परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता। इनमें जो कंपटीशन होता है वो बेसिकली होता है प्रोडक्ट से, क्योंकि इनमें प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। तो इसमें आपका प्रोडक्ट और दूसरों का प्रोडक्ट डिफरेंट रहता है। चलिए, इक्विलिब्रियम का हेडिंग डालें, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में तो आपको पता है सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस तीनों होंगे। और लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट होता है आकांक्षा जैन? जो उसमें मोनोपोली होता नॉर्मल। है उसमें नॉर्मल मैंने प्रॉफिट होता है, मैंने बाकी सब हाँ हाँ, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल। मैंने इसके बारे में पूछा ना, इसमें क्या होगा? नॉर्मल। ये कौन सा है? नॉर्मल मोनोपोलिस्टिक, मोनो ठीक है जी। कॉम्पिटिशन। तो शॉर्ट रन यस। इक्विलिब्रियम का पहले कंडीशन लिखो, MC कट MR फ्रॉम बिलो, MC कट MR फ्रॉम बिलो एंड MR इज इक्वल टू MC। दोनों आपस में कट तो करते हैं और आपस में इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बताने में। और अगर मैं बोलूं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये दोनों मैम कंडीशन तो आएंगी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। हाँ जी बोलो। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए, छूट जा रहा है, लिख रहे हैं MR तो। इज इक्वल टू MC एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो। बिलो, यस मैम। और नेक्स्ट इज उसके बाद MR इज इक्वल टू MC। ये कौन सी कंडीशन थी? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कंडीशन। शॉर्ट रन। अब लिखो, इसमें तीन तरीके के हो सकते हैं ना। पहले लिखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में भी जब हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम टाइप देखेंगे तो उसमें भी सेम कंडीशन है, MC कट MR फ्रॉम बिलो एंड MR इज इक्वल टू MC। वो तो है ही साथ में, क्योंकि सुपर नॉर्मल है तो एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, AR इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ओके, क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। फिर उसके बाद कहते हैं जो शॉर्ट रन में डायग्राम, ये भी पेपर में आ सकता है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डायग्राम होती है शॉर्ट रन में, वो मोनोपोली की तरह होती है। किसकी तरह होती है? मोनोपोली की तरह। द मोनोपोली। डायग्राम ऑफ मोनोपोलिस्टिक इज इक्वल टू मोनोपोली इन शॉर्ट रन। फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब करती है?
नेक्स्ट हेडिंग, फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब करती है? द फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट वेयर MR इज इक्वल टू MC. क्या मैम MR रिपीट? firm maximizes profit when MR is equal to MC. Firm maximize. अब हमने इक्विलिब्रियम सुपर नॉर्मल में बता दिया कब होता है, मैम MR firm is maximize equal to its profit when MR is equal to MC. ओके मैम. अब हेडिंग डालो नॉर्मल प्रॉफिट का. नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल में भी MR इज इक्वल टू MC होता है, MC कट MR फ्रॉम बिलो होता है. बस इसमें एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होते हैं क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट है. यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. बाकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी वो नॉर्मल प्रॉफिट में भी कंडीशन है. क्लियर हुआ? सिर्फ एडिशनल क्या ऐड करना है, AR इज इक्वल टू AC. AR इज इक्वल टू AC. और नॉर्मल लॉस में अगेन MC MR के इक्वल है, MC कट MR फ्रॉम बिलो. इसमें AR इज लेस देन AC. AR इज लेस देन AC. क्लियर हो गया? कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई Yes. तीनों में? सब मतलब समझ लग गया किसका डिफरेंस है? सिर्फ AR और AC का. बाकी सब डिफरेंस, बाकी जो दो कंडीशन है सारी क्या है? सेम. क्लियर हुआ? यस मैम. यस मैम. लॉन्ग रन में आप क्या करते हो? सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो. सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. पहले हमने AR और AC इक्वल करा ना नॉर्मल में, पर क्योंकि ये लॉन्ग क्या कहते हैं, हाँ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है, तो इसमें AR इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, नॉट सिंपल AC. LAC लिख देना, AC की जगह LAC लिख देना. AR इज इक्वल टू LAC. ओके. यस मैम. कहते लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में एक और पॉइंट लिखो, फर्म एंटर और एग्जिट तब तक करेगी जब तक जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं होता. जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं होता. फर्म विल एंटर एंड एग्जिट until firms are making exactly zero economic profit. मतलब तब बंद कर देंगे एंटर एग्जिट होना. ओके. यस मैम. जीरो मैम, जीरो प्रॉफिट. हाँ, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जैसे सप्लाई इंक्रीज होती है, प्राइस प्रोडक्ट के डिक्रीज हो जाते हैं. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर सप्लाई इंक्रीजेस एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज. अंडर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, entry of the new firm, म्यूट करो अनुपम. Entry of the new firm into market will continue. Entry of new firm into market will continue until firms are no longer making supernormal profit. Until firms are no longer making supernormal profit. नई फर्म्स एंटर होती रहेंगी, तब तक होती रहेंगी जब तक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा लेती. लॉन्ग रन में आप लॉसेस इनकर कभी नहीं करते हो. लिख लो, नॉर्मल प्रॉफिट आप कमा सकते हो लॉन्ग रन में, लेकिन लॉस में नहीं जाओगे. नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोनोपोलिस्टिक के अंदर हम एक्सेस कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं. लिखो एक्सेस कैपेसिटी का मतलब. मैम लॉन्ग रन में जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, तो फिर वो तब तक रहेगा जब तक उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा. Will continue the entry of new firm into the market will continue until firms are no longer making supernormal profit. मतलब अगर एक supernormal profit, हाँ तो बस वो मोनोपोली में ही होता है ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. तो वही तो बात है ना, ये हम लॉन्ग रन के बारे, लॉन्ग रन नॉर्मल बात कर रहे हैं
कि फर्म तब तक एंटर हो, मतलब नई नई कंपनीज तब तक ही आती है जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मतलब आता। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म होने तक वेट करते हैं बेसिकली। सो नई नई फर्म्स आती रहती है जब तक वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बनाता। एक बार उसने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना लिया तो नई फर्म्स आएंगी नहीं, क्योंकि फिर तो वो मोनोपोली बन जाएगी, ठीक है ना। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बन गया लॉन्ग रन में तो वो तो मोनोपोली बन गई ना। तो मतलब फर्म्स आती रहती है एक तरीके का, कब तक आती रहती है मोनोपोलिस्टिक में, आती भी रहती है जाती भी रहती है, ठीक है। एक्सेस कैपेसिटी का हेडिंग डाले, एक्सटेंड टू विच लॉन्ग रन आउटपुट इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ आइडियल, लॉन्ग रन आउटपुट इज फॉलिंग गिर रहा है शॉर्ट ऑफ आइडियल आउटपुट। आपको चाहिए आप अच्छा कांक्षा, आपकी तरफ से शोर आ रहा है, म्यूट करो माइक। सो इसका मतलब क्या है, लॉन्ग रन आउटपुट तब तक मतलब हमने सोचा था कि 50 आउटपुट बनेंगे लेकिन बने 40, तो ये क्या है, कम हो गए ना आप, कम हो गए ना। मतलब आपके आपकी जो जगह है वो बची रही, एक्सेस कैपेसिटी है ना आपके पास। एक्सेस कैपेसिटी मतलब रूम में 10 पर्सन आ सकते थे, 10 प्रोडक्ट बन सकते थे, बट आपने सिर्फ 4 प्रोडक्ट बनाए, तो आपकी 6 प्रोडक्ट आप नहीं बनाए, तो मतलब आपकी कैपेसिटी एक्सेस है। कैपेसिटी मतलब जगह, जगह आपकी एक्सेस थी बट आप उतने प्रोडक्ट्स बना ही नहीं पाए, ठीक है ना। ये किस में आता है, एक्सेस कैपेसिटी में, ठीक है जी। और ये कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता ही है एक्सेस कैपेसिटी, कि मतलब आप कम ही प्रोडक्ट बना पाते हो, पूरे 100% अपने रिसोर्सेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसका रीजन क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व गिरती रहती है, डिमांड ही आपकी गिरती रहती है, इसलिए आप अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते, इसलिए आपकी एक्सेस कैपेसिटी रह जाती है। ओके, तो लिखो, ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी लेसर विल बी एक्सेस कैपेसिटी। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सेस कैपेसिटी का ऑपोजिट रिलेशनशिप है। कारण क्या होता है एक्सेस कैपेसिटी का, ये लिखे। अनम्यूट कर लो अगर शोर नहीं आ रहा तो, अनम्यूट करके बात करोगे आकांक्षा। ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेटर विल बी लेसर, लेसर ग्रेटर के साथ लेसर आएगा, लेटर आएगा, लेसर विल बी एक्सेस कैपेसिटी। कॉजेज ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, म्यूट करो आकांक्षा, बहुत शोर आ रहा है आज। अनुपम आप बोलो, क्या बोल रहे हो, आपका माइक अनम्यूट नहीं है। मेरे साइड भी शोर हो रहा है, इधर भी। अच्छा, दोनों साइड से, ठीक है ठीक है, फिर दोनों म्यूट कर लो। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, जब बात करनी होगी तब आप अनम्यूट कर लेना। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एक कारण है एक्सेस कैपेसिटी का, दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जिसके कारण आपके पास थोड़ी सी मोनोपोली पावर रहती है, क्योंकि ये मिश्रण है ना कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली का। सो आपके पास थोड़ी सी मोनोपोली पावर होती है क्योंकि आप थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विच गिव सम डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, एंट्री ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। तो हर फर्म के पास थोड़ी सी डिमांड ही आती है, ठीक है ना, इसलिए वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी से कम बनाते हैं। समझ लग गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत है इसमें भी, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है इसके अंदर भी, इसलिए सबके पास थोड़ी थोड़ी डिमांड रहती है। सबके पास फॉर एग्जाम्पल अगर 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो 100 ही बच्चा है, तो सबके पास 10-10 बच्चे जाएंगे ना, ये तो नहीं है एक ही इंस्टीट्यूशन के पास 100 के 100 बच्चे चले जाएंगे, है ना। सो लिखिए, एक्सेस कैपेसिटी कभी भी परफेक्ट कंपटीशन के लॉन्ग रन में नहीं होती। लिखो, देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब पता लग गया, द अनयूटिलाइज्ड स्पेस। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, द अनयूटिलाइज्ड स्पेस, नॉट प्रॉपर यूटिलाइजेशन हाँ ऑफ आपने पूरी स्पेस। यूटिलाइजेशन नहीं करी, यस। सो लिखो, द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इज एसोसिएटेड विद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। मतलब एक्सेस कैपेसिटी होता ही
मोनोपोलिस्टिक में है, बस ये लिख लो, ये होता ही मोनोपोलिस्टिक में है, एक्सेस कैपेसिटी। ओके, ये मैम कॉन्सेप्ट किसने डॉक्ट्राइन दिया? वाली कुछ नहीं लिखना, इग्नोर। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय जॉन एम कैसल। एक्सेस कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? जॉन एम कैसल, CASSEL। ओके, ओके। यस अब लिखो, फर्म क्या है? फर्म भी ज्यादातर प्राइस टेकर ही है, बट उसका थोड़ा सा कंट्रोल होता है प्राइस पर। ये नहीं कि 100% कंट्रोल जो है मार्केट पर रहेगा, थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। आपने करा था ना, करा था ना ये पॉइंट। इसका भी सेलिंग कॉस्ट जो होती है यू शेप होती है। इसके अंदर एवरेज रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा इलास्टिक होता है, और AR is more elastic here। ये लिखो, AR is more elastic here, selling cost is U-shaped। Next, here the word group is used rather than industry। यहां पर ग्रुप यूज हुआ है, इंडस्ट्री नहीं। ओके, ड्यूरिंग एक्सेस कैपेसिटी प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। इसके अंदर प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। ओके, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिन। इट इज अ मिक्सचर ऑफ परफेक्ट एंड मोनोपोली, आपने लिख लिया ऑलरेडी। एंड इधर लिखे मोनोप्सोनी क्या होता है? MOPO, वन MONO, सेलर। एम, सुनना नहीं है कांक्षा, कुछ नहीं आता, लिखो MONOPSONY, वन सेलर। मोनोप्सोनी, MONOPSONE। मैंने मोनोपली नहीं बोला, मोनोप्सोनी बोला, MONOPSONY। वन One बायर buyer होता है मैम इसमें। and duopsony means two buyers। Monopsony means one buyer and duopsony means two buyer। यहीं पर गलतियां करते हो फिर। मैम हम सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, हमारा इको हो गया, ये हुआ इको। मोनोप्सोनी क्या हुआ? वो मोनोपली होता है, वन सेलर। मोनोप्सोनी और मोनोपली में फर्क नहीं नजर आ रहा? आकांक्षा, आ रहा है ना? यस देखो, मोनोप्सोनी इज वन बायर एंड डुओप्सोनी इज टू बायर। ओके, यस एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो आपका कंट्रोल होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर होता है। इस कंपटीशन में अभी मोनोपोलिस्टिक की कर रहे हैं ना, इसमें आपका देयर इज कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है जी। एंड यस मैम। फर्म का एंट्री एग्जिट फ्री है ना? और इसमें मोनोपोलिस्टिक में एक्सप्लॉयटेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। मोनोपोलिस्टिक में किसने दिया है? मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने, एक्सप्लॉयटेशन का। क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ना, कि हमारा प्रोडक्ट बेटर है, बाकियों का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ठीक है जी। लॉन्ग मैम रन, किसने दी? मिसेस जॉन जॉब। रॉबिन्सन, मिसेस जॉन रॉबिन्सन। लिखो, ओके। मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, LAC को क्या बोलते हैं? आइडियल आउटपुट। Output at minimum of LAC is called ideal output। Ideal output कब होगा? जब हमारी long run average cost minimum रहेगी। Okay? And यस concept मैम। of excess capacity is given by John M. Castle। ये आपने पहले ही कर लिया है, John M. Castle वाला। क्लियर हो गया? मोनोपोलिस्टिक में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हेडिंग डालो ओलिगोपोली, नो मैम। हेडिंग डालो ओलिगोपोली। इसमें कॉल्यूजन्स, कार्टल, किंग डिमांड कर्व, प्राइस लीडरशिप, इन सब के बारे में बात करेंगे। ओलिगोपॉली दो वर्ड से बना है, ओलिगी मतलब फ्यू, पॉलियन मीन सेलर, पॉलियन मीन सेलर मतलब फ्यू सेलर, जिसमें कुछ सेलर्स होते हैं, या तो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं या तो डिफरेंशिएटेड। ओके, पहला इसका फीचर है फ्यू सेलर्स बट मैनी बायर्स। अब कार की कंपनी थोड़ी सी है, लेकिन दुनिया सारी कार्स खरीदती है ना? अब एरोप्लेन्स के जो सर्विस देते हैं, फ्लाइट वगैरह, थोड़ी सी कंपनीज ही हैं, लेकिन दुनिया फ्लाइट में ट्रेवल करती है
तो ये फ्लाइट्स हो गया, ये सब चीजें ओलिगोपोली में आती है। पहला हेडिंग डालो प्योर ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली इज ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट ओलिगोपोली। ये वो है जिसमें हम डिफरेंस नहीं पता कर सकते। फॉर एग्जाम्पल स्टील, तुम बोल सकते हो ये वाले ब्रांड का स्टील ऑरेंज कलर का है, ये वाले ब्रांड का स्टील ग्रीन कलर का, नहीं ना बोल सकते। सभी स्टील एक कलर के होते हैं ना। सो स्टील हो गया, कॉपर हो गया, सीमेंट हो गया, पेट्रोल हो गया। स्टील, कॉपर, सीमेंट, पेट्रोल, ये ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज को प्योर ओलिगोपोली बोला जाता है, मतलब जिसमें सिर्फ ब्रांड का नाम होता है, अंदर सारी चीजें एक जैसी होती है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल ओलिगोपोली, जिसे इम्परफेक्ट बोलते हैं। अगर प्योर को परफेक्ट बोलते हैं, डिफरेंशियल को इम्परफेक्ट बोलते हैं। जिसमें आपके सिमिलर चीजें तो है बट एकदम आइडेंटिकल नहीं है। जैसे कोई एमआरएफ का टायर है, कोई किसी और का टायर है, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम ले लें, ये सोनी का टीवी है, ये एलजी का टीवी है। सिगरेट्स के बारे में बात कर लें, बेबी फूड के बारे में बात कर लें, ऑटोमोबाइल के बारे में बात कर लें। सो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, बेबी फूड, ये कुछ एग्जांपल है डिफरेंशियल ओलिगोपोली, मतलब जिसमें टेस्ट में भी डिफरेंस होता है ना। नेक्स्ट फीचर इज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस में प्लीज लिख लीजिए, अगर एक प्राइस बढ़ाएगा तो बाकी सब प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। बाकी सब प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, क्यों? और अगर बाकी सब ने प्राइस नहीं बढ़ाया तो जिसने प्राइस बढ़ाया उसे भी फिर से नीचे करना पड़ता है प्राइस। लिखो, अगर एक ने प्राइस बढ़ाया तो दूसरे नहीं बढ़ाएंगे। समझो 7 ओलिगोपोलिस्ट है, अगर एक ने प्राइस बढ़ाया 6 का प्राइस थोड़ा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले प्राइस था सबका 5 रुपए। अनम्यूट करो अनुपम, फिर बोलो। समझो पहले यस मैम। पहले सबका प्राइस 5 रुपए था, अब सातों का प्राइस 5 रुपए था। अब एक ने प्राइस बढ़ा दिया 10 रुपए कर दिया, बाकी 10 रुपए नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो 10 रुपए उसने बढ़ा दिया तो कस्टमर कहेगा ये तो पागल है, बाकी सबने 5 रुपए प्राइस रखा हुआ, ये क्यों बढ़ा रहा है। तो कस्टमर वो 10 रुपए से हटकर 5 रुपए वाले जो बाकी 6 सेलर्स है उनके पास रहेगा। क्लियर हुआ? यस लेकिन मैम। अगर यस एक ने मैम। प्राइस कम कर दिया, एक ने 5 से 3 रुपए प्राइस कर दिया, बाकियों को भी 3 रुपए करना पड़ेगा ताकि हमारी मार्केट ना छीन जाए। मतलब एक दूसरे पर ये सारे डिपेंडेंट होते हैं, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। एक प्राइस बढ़ाएगा बाकी नहीं बढ़ाएंगे, बट एक प्राइस कम करेगा बाकी भी प्राइस कम कर देंगे। क्लियर हुआ? यस क्लियर मैम। हुआ? देखो, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब इनका जो साइज होता है वो नॉट यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, लेट्स सपोज फूड इंडस्ट्री में टाटा का शेयर 70% है, बाकी जो सारे प्लेयर है उनका किसी का 5, किसी का 10, इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है ओलिगोपोली है तो सबका साइज भी सेम होगा। लाइक सबको शेयर में 10 10 लोगों को मिल जाएगा, 10 फॉर्म्स को मिल जाएगा, नहीं। कोई डोमिनेंट भी तो हो सकती है ना। सो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब है जरूरी नहीं है सभी सेलर का जो मार्केट शेयर है वो सेम हो। समझ गए? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब कीन कंपटीशन। ऑब्वियसली इनमें कीन कंपटीशन होता है, तभी कहते हैं अंबुजा सीमेंट देश का सीमेंट, है ना। सीमेंट सभी एक जैसे होते हैं बट फिर भी सभी अपनी अपनी ऐड करते हैं। एसीसी वाला अपनी ऐड करेगा, अंबुजा वाली अपनी ऐड करेगा, है ना। सो इनमें कंपटीशन बहुत होता है। ठीक है जी। एंड यस सब मैम। बैरियर्स टू एंट्री, क्यों? लोगों ने ऑलरेडी मार्केट पकड़ी हुई है, उनके पास पुराना पेटेंट राइट हो सकता है, या बैरियर्स हो सकते हैं सरकार की तरफ से कि आप एरोप्लेन नहीं बना सकते या कुछ भी। तो इसका मतलब सम बैरियर्स इसमें होते हैं एंट्री के अंदर। ओके। मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर, इसके पास भी थोड़ी मोनोपोली पावर होती है। ठीक है जी। ठीक है जी। यस मैम। थोड़ी सी मोनोपोली पावर होती है बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इनका आपस में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है ना, दैट्स व्हाई। और इसके अंदर एक पॉइंट आता है इनडिटर्मिन इनडिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है जी। यस मैम। कहते हैं ओलिगोपोलिस्ट के अलावा सब में डिमांड कर्व बन जाती है बट इसमें नहीं बनती। अच्छा, सप्लाई कर्व किस में एब्सेंट होती है?
यस, अनुपम अनम्यूट करके। ओलिगोपोली में ही, यस मैम। सेलिंग कॉस्ट, सप्लाई कर्व किसमें एब्सेंट होती है? मैम ओलिगोपोली में तो मोनोपोली में। उसमें क्योंकि आप ही राजा हो और आकांक्षा ने बोलना ही नहीं है क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है। हम सिर्फ मैम से बोलते हैं मैम क्या मतलब आप ये क्यों नहीं करवा रहे या वो क्यों करवाओ। ये नहीं कि मैंने पुराना क्या पढ़ा है, करवाई ना 2 दिन पहले परफेक्ट और मोनोपोली और ये, तो क्यों नहीं पता आप नहीं, लोग? मोनोपोली था लेकिन लग रहा था यही हो गया नहीं। पेपर में भी ऐसे लग रहा था, फिर पेपर नहीं क्लियर होगा, यही बात है ना। अगर पेपर क्लियर करना है तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आना चाहिए टॉपिक की नहीं आना चाहिए। और इकोनॉमिक्स से थोड़े क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बन जाएंगे काफी क्वेश्चन आंसर्स, और बेसिक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बट आपको बेसिक चीजें नहीं पता। सप्लाई कर्व मोनोपोली में एब्सेंट होता है और डिमांड कर्व ओलिगोपोली में एब्सेंट होता है। डिमांड कर्व ओलिगोपोली में एब्सेंट होता है। क्यों डिमांड कर्व? क्योंकि वही एक प्राइस बढ़ाएगा तो बाकी नहीं बढ़ाएगा, एक कम कर देगा तो बाकियों को भी करना पड़ेगा, है ना। इस वजह से आप डिमांड कर्व अपनी अकॉर्डिंग नहीं बना सकते। समझ गए? समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होती है? कोल्यूसिव ओलिगोपोली के 2 टाइप्स हैं कोल्यूशन के, एक कार्टेल और एक प्राइस लीडरशिप। कोल्यूसिव ओलिगोपोली के 2 पार्ट्स हैं, एक कार्टेल और एक प्राइस लीडरशिप। कोल्यूसिव का मतलब क्या है? सभी कंपनियां आपस में मिलकर एक जैसा प्राइस फिक्स करती हैं। सभी कंपनीज आपस में मिलकर एक जैसा प्राइस फिक्स करती हैं ताकि कट थ्रोट कंपटीशन ना हो। पहला इसमें है कार्टेल। कार्टेल का मतलब होता है एग्रीमेंट। जब जो सारी ये कॉम्पिटिटिव फर्म्स है आपस में एग्रीमेंट कर ले कि हम इतना ही प्राइस रखेंगे, इतनी ही मार्केटिंग पर खर्च करेंगे, इतना ही प्रोडक्शन पर खर्च करेंगे या इतना ही प्राइस रखेंगे, उसे क्या कहते हैं? कार्टेल कहते हैं। जब पार्टीज, ग्रुप्स, नेशंस आपस में एक ब्लॉक नहीं बना लेते, जैसे ये G20 कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज हैं, है ना। ठीक है जी। कहते यस मैम। सारे प्रोड्यूसर्स को, जो इंडस्ट्री के हैं, सबको कार्टेल में जुड़ने की जरूरत नहीं है, बट ज्यादातर 90% लोग कार्टेल में जुड़कर ही अपना फैसला लेते हैं ताकि सबके साथ बनी भी रहे और हम प्राइस भी, मतलब इसमें ये कर देते ना, तू मेरी मार्केट में ना आई, मैं तेरी मार्केट में नहीं आऊंगा, पर रखेंगे सभी प्राइस सेम ताकि लोग एक दूसरे से ना खरीदे। मतलब एक मार्केट का बंदा दूसरी मार्केट में जाकर ना प्राइस ले कि यहाँ पर तो सस्ता मिल रहा है, बट हर जगह ही सेम प्राइस पर मिलेगा तो लोग अपनी मार्केट से खरीदना प्रेफर करेंगे ना। समझ गए? कार्टेल। कार्टल्स आर, ज्यादातर ये इंटरनेशनल होते हैं। कार्टल्स जब बनते हैं ये ज्यादातर इंटरनेशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपेक। ओपेक कार्टेल बना है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। किनके? ओपेक कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती है ना, कि एक प्राइस बढ़ाएगा तो सभी बढ़ाएंगे, ऑयल प्राइस ज्यादातर सब जगह सेम होता है। सो ओपेक कार्टेल जैसे था ऑयल का। ठीक है जी। यस कार्टेल मैम। में डायरेक्ट एग्रीमेंट होता है आपस में, हम आपस में मिलकर एक जैसा प्राइस ही रखेंगे, डायरेक्ट एग्रीमेंट होता है। सो कार्टेल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिट। खुद का प्रॉफिट नहीं, इंडस्ट्री मतलब सबका भला, सबका भला। 10 मिनट रह गए हैं, इस वाली पीडीएफ को खत्म करेंगे फिर अलग से, क्योंकि आज अगेन और बच्चों ने नहीं क्लास लगाई तो नेक्स्ट क्लास में आप किसके यूट्यूब व्हाट्सएप पर ले लूंगी। मुझे दोनों हाई कर देना आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है? व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पर मैं वो कर लूंगी, ठीक है ना। हेडिंग डालो, पब्लिक कार्टल्स एंड प्राइवेट कार्टल्स। जैसे ओपेक था, कोयले की माइनिंग था, ये सरकार के द्वारा होते हैं ना, तो ये पब्लिक कार्टल्स होते हैं जो सरकार एग्रीमेंट्स बनाती है दूसरों से। और प्राइवेट मतलब जो सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री हो गई या एयरलाइन इंडस्ट्री होगी, क्योंकि सीमेंट और एयरलाइन में प्राइवेट पार्टीज है ना, तो उसे प्राइवेट कार्टेल बोल देंगे। ठीक है जी।
सो कार्टेल का मतलब क्या होता है, हम मार्केट को शेयर कर रहे हैं, तो मेरे मार्केट में नहीं आएगा, मैं तेरी मार्केट में नहीं आऊंगा, और साथ में इंडस्ट्री प्रॉफिट, है ना। तो लिख लो शेयरिंग ऑफ मार्केट। मैंने चारों कॉम्पिटिशन्स का कल आपसे टेस्ट लेना है। मैं जितनी क्लासेस ले रही हूँ जूम में, सब कुछ मैं पढ़ा रही हूँ। अनम्यूट करो अनुपम, फिर बोलो। सारी जो क्या कहते हैं क्लासेस मैं करवा रही हूँ। अब ओके चारों मैम। कॉम्पिटिशन जितने मैंने आपको करवाए हैं, क्योंकि आज ये भी खत्म हो जाएगा, फिर अभी मैं मतलब यस करवा मैम। रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। जब ये खत्म हो जाएगा आज की क्लास में, कल आपका टेस्ट है, याद रखना सारे कॉम्पिटिशन का। और गलत जवाब चारों दिया तो मार्केट मेरे का। से, हाँ ओके। चारों मार्केट्स का, और गलत जवाब दिया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। चलो, ओके मैम। कार्टेल कैसे वर्क करता है समझ गए ना। इसमें ज्यादातर 7-8 कंपनीज आपस में जुड़ी होती है ना। एंड एक फर्म सेट करता है, बाकी भी कर लेते हैं। इसमें लिखो मार्जिनल कॉस्ट कार्टेल के अंदर हॉरिजॉन्टल होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। यस मैम। अब हेडिंग डालो प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप दो थे ना, मैंने आपको बताया, एक कार्टेल बताया था, कोल्यूजन के अंदर एक प्राइस लीडरशिप आती है। यस मैम। प्राइस लीडरशिप मतलब जो लीडर है, क्या कहते हैं, उसने प्राइस सेट कर लिया, बाकी उससे देखकर प्राइस सेट करेंगे। इसके भी टाइप्स होती हैं प्राइस लीडरशिप की भी। पहला डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप, दूसरा बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, तीसरा अग्रेसिव प्राइस लीडरशिप, चौथा प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म। पहला डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है। जो एक कंपनी ने सेट करा प्राइस, तो बाकी सारे भी उसकी जैसा ही प्राइस रखेंगे। अच्छा, टाटा ने प्राइस बढ़ा दिया, हम भी बढ़ा देते हैं, समझ गए। नेक्स्ट इज बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बैरोमेट्रिक का मतलब है आप कोई लीडर नहीं हो, आपने अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन में बता दिया कि मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं। तो जब आप अपना प्राइस बढ़ा देते हो, पर आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि बाकी भी बढ़ाए, आप बस बता देते हो सबको कि मैंने अपना प्राइस बढ़ा दिया है, ठीक है जी। बाकी ऑर्गेनाइजेशन को माननी है नहीं माननी है उनकी बात मान होता है, लेकिन बाकी भी ज्यादातर बढ़ा देते हैं ताकि उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहें। बट कोई कंपल्शन नहीं होता इसमें। लीडरशिप में तो ये है ना, लीडर की बात सभी मानेंगे क्योंकि उसका शेयर ज्यादा है। इसमें शेयर भी ज्यादा नहीं होता, हो सकता है इसका शेयर सिर्फ 10% हो पूरी इंडस्ट्री में, फिर भी। देन अग्रेसिव प्राइस लीडरशिप, ओके। इसमें मतलब अग्रेसिवली मतलब आप फोर्सफुली कर रहे हो यार, आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप लड़ाई झगड़ा के उस टोन में होते हो। एक मतलब अपने आप को बोलता है कि मैं सुप्रीम हूं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपका ही नुकसान है। तो आप अपना प्राइस रखते हो और बाकियों को भी उसके अंदर फिर रखना पड़ता है, ओके। सो ज्यादातर ये प्राइस लीडरशिप तब होती है जब यस एक मैम। डोमिनेंट इंडस्ट्री होती है, फिर बाकियों को फॉलो करना पड़ता है। देन पॉल स्विजी, आपका अनम्यूट करो फिर बोलो। अनुपम अनम्यूट करके बोलो, अभी हुआ नहीं, नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर। देन कम्स पॉल क्लियर। स्विजी, किंग डिमांड का। क्या पॉल स्विजी ने मैम? दिया, क्या हाँ जी बोलो। पहली बार सुना है पॉल फोर्थ? स्विजी का नाम। किंग डिमांड का किसने लिया है? पॉल स्विजी ने, पता ना, ओलिगोपोली में। हाँ हाँ बोलो। हाँ पता है, ये वो थोड़ा सा वर्ड समझ नहीं आ रहा था, आप बोल रहे थे तो। पॉल स्विजी, SWEEZY, PAUL, पॉल। हम्म। ये मॉडल क्या बोलता है कि रिजिड मतलब प्राइजेस रिजिड होते हैं। RIGID, रिजिड मतलब स्टेबल। किंग पता ना क्या होता है, पहले स्ट्रेट लाइन फिर ऐसे टेढ़ा। किंग डिमांड का करी हुई है ना, मैं यहाँ पर बना देती हूँ, फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके। यस मैम। किंग्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि ओलिगोपोलिस्ट ये अज्यूम करते हैं वही बात कि अगर प्राइस गिरा तो बाकी भी प्राइस
कम कर देंगे, लेकिन एक ने प्राइस बढ़ाया तब बाकी क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। पता ना आपको, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कितनी बार, एक ने प्राइस कम किया बाकी भी कम कर देंगे, लेकिन एक ने बढ़ाया तो बाकी नहीं बढ़ाएंगे। बढ़ाने पर बाकी बढ़ाते हैं, यस और नो? यस और नो? नहीं बढ़ाते। बोलो अनुपम। नहीं मैम। हाँ, रहने दो, अनम्यूट ही रहने दो, अब 5 मिनट रह गए हैं। ये मॉडल किसने दिया है? पॉल स्विजी ने 1939 में दिया है। ठीक है जी। एंड प्राइस सबका बिहेवियर स्टेबल रहता है, और प्राइस और आउटपुट को हम फिर डिटरमिन कर लेते हैं। ठीक है जी। एंड कुछ डिग्री होती है प्राइस रिजिडिटी की, स्टेबिलिटी की, है ना? एंड ये जो ये वाला किंग डिमांड का है, इसे सपोर्ट करा है एक और बंदे ने, हॉल एंड हिच, HALL एंड HITCH, हॉल एंड हिच। ठीक है, अब अजम्पशंस करेंगे इस मॉडल की। ओनली फ्यू फॉर्म्स हैं इसके अंदर भी, और आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट आप बना रहे हो, मिलते जुलते प्रोडक्ट, क्वालिटी भी प्रोडक्ट की सेम है, और आप इसमें एडवर्टीजमेंट पर पैसा भी नहीं खर्च कर रहे अंडर पॉल स्विजी वाले। ठीक है जी। प्राइजेस ऑलरेडी डिटर्मिन है, और सारे मार्केट में वही प्राइस चलेंगे। ओके। यस मैम। और अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे हम। मेरे इसका अभी 2 मिनट ही रह गए हैं, हमने पूरे 12 बजे शुरू करी थी ना, 40 मिनट का रहता है।